लोकस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लोकस में जो बातें डिस्कस करी थी यही था ना कि अगर दो लोकस दिए हुए हैं एस इक्वल टू 0 एंड एस डैश इक्वल टू 0, मान लो एस इक्वल टू 0 एफ एक्स वाई है, एस मतलब एफ एक्स वाई है और जी मतलब जी एक्स वाई है, या एस डैश मतलब जी एक्स वाई है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लोकस पास करेगा, the locus that pass through intersection of two locus is given by s plus lambda s dash equal to 0. सबसे पहले तो ये बोलना है भाई कि s और s dash x y में वेरिएबल है, तो ये एक्सप्रेशन एक लोकस होगा क्योंकि x y को इन्वॉल्व करता हुआ कोई भी इक्वेशन एक पाथ होगा। इसमें लैम्डा है पैरामीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा ये एक इक्वेशन होगा। लैम्डा की दूसरी वैल्यू दोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, तो लैम्डा की जितनी वैल्यू दोगे उतने इक्वेशंस बनेंगे। तो लैम्डा की हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं? इन्फिनाइट। तो इस वजह से एक सिंगल लोकस नहीं है, ये सिंगल पाथ नहीं है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स का फैमिली है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि s प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ s एंड s डैश, a एंड b। और इसका प्रूफ भी बता दिया था क्योंकि a के कोऑर्डिनेट दोनों ए अल्फा बीटा पुट करने पर एफ एक्स वाई भी 0 होगा और जी एक्स वाई भी 0 होगा, और गामा डेल्टा के कोऑर्डिनेट पुट करने पर भी ये दोनों 0 होंगे। इसलिए इस इक्वेशन को अल्फा बीटा भी सेटिस्फाई करेगा और गामा कॉमा डेल्टा भी सेटिस्फाई करेगा। तो s प्लस लैम्डा एस डैश 0 मीन्स एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा जी एक्स वाई 0। अगर मैंने इसमें अल्फा बीटा पुट कर दिया तो आया एफ अल्फा बीटा प्लस लैम्डा टाइम्स जी अल्फा बीटा, बिकॉज एफ अल्फा बीटा 0 है और जी अल्फा बीटा भी 0 है, इसलिए 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि दिस कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू ए एंड बी। तो ये जस्टिफिकेशन हो चुका था, आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जैसे इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, जैसे मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ straight line passing through intersection of x minus 2y plus 4 equal to 0 and 2x plus y plus 6 equal to 0 that also pass through origin. This also pass through 0, 0. अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या बोला गया? बोला गया भाई कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताओ जो ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही हो। कौन सी दो लाइन से? ये L1 है मान लो और ये L2, L1 0 है और ये L2 0 है। तो हमने क्या अभी पढ़ा कि दो कर्व के इंटरसेक्शन से पास करने वाले कर्व का इक्वेशन को हम लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको दो लाइंस गिवन है तो इनके इंटरसेक्शन से एक दो लाइन तो नहीं पास करेंगी ना, दो लाइन के इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास कर सकती है? इनफिनाइट लाइन पास कर सकती है। वो सारी लाइंस का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 0 एंड L2 0। अब हमें इस फैमिली का, इस इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन में से वो वाली लाइन चाहिए जो 0, 0 से भी पास करे। तो इफ 0, 0 सेटिस्फाइड इट, क्योंकि अगर वो लाइन 0, 0 से भी पास कर रही है तो 0, 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम चाहते हैं वो वाली लाइन जो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और अल्टीमेटली कहां से जा रही है? 0, 0 से भी पास कर रही है। ऐसी एक ही लाइन होगी जो ओरिजिन से भी जाएगी। तो 0, 0 इसमें सेटिस्फाई कर दो तो आ गया आंसर x माइनस 2y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड इफ 0, 0 लाइज ऑन इट तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो x को 0, y को 0 पुट करो तो 4 प्लस
6 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, तो यहां से लैम्डा क्या आ गया -2/3। ये लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो तो इक्वेशन आ जाएगा क्या, हाँ हाँ जी, 3 टाइम्स x माइनस 2i प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई करके लिख दो, इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 4x इज माइनस x माइनस 6y माइनस 2i माइनस 8y प्लस 12 माइनस 12 0। तो यहां से ऑब्वियस ही बात है कि इक्वेशन आ गया, बोलो, x प्लस 8y इक्वल टू 0। अब पूरी प्रोसेस को समझो, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है जो अगले आने वाले 1.5 महीने में जितना भी आप ज्योमेट्री पे काम करेंगे उसमें लगभग हर दूसरी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। क्या किया मैंने, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन अगेन। क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस दैट आल्सो पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ऐसा नहीं था कि मैं इस कॉन्सेप्ट से करता, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, हाँ, 2 लाइन दी हुई है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, तो एक पॉइंट आ जाता है और एक 0 0 दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखना आप में से हर एक को आता है, तो आंसर आ जाता वहां से। ठीक है, अब छोटा हुआ बड़ा हुआ, कुछ केसेस में एडवांटेज मिलेगी, कुछ केस में हो सकता है कि उतनी एडवांटेज नहीं मिले, बट मोस्टली जो वो वाला मेथड है उससे बेटर होगा, ये आसान होगा। जैसे इस केस में अगर मैं उस मेथड से जाता तो मैं क्या करता, अगर मैं ऑर्डिनरी मेथड से जाता तो मैं क्या करता, मैं दोनों लाइन को सॉल्व करता, ये दोनों लाइन को सॉल्व करता। तो अब वो डिपेंड करता है कि ये लाइंस का इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है या आसान है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जरा करके देख लो, दूसरी तरह से करके देखो। आएगा तो वही, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बट क्या उस मेथड से करने पर आपको कोई एडवांटेज है, x माइनस 2i प्लस 4 0 और दूसरी लाइन थी 2x प्लस वाई, है ना, 2x प्लस वाई प्लस 6 0। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 12 0। अब इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको मिला 5x इज इक्वल टू कितना आया -16, तो x की वैल्यू आई -16/5, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब किसी भी लाइन में पुट करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर तो आ जाएगा। लेकिन देखो, जब जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट छोटे से आएंगे, सिंपल 1,2 -1,3 इंटीजर पॉइंट्स आ गए 0, समथिंग, तब तक तो ये वाला मेथड भी उतना ही आसान होगा। लेकिन जब वो पॉइंट्स जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो ये वाला मेथड डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। बट
दूसरे वाले मेथड में हमें ये सब चीज से कुछ करना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे क्या है कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से या दो लोकस के इंटरसेक्शन से पास करने वाला लोकस हमेशा क्या होगा, एस प्लस लैम्डा एस डैश जीरो, और उस लोकस का मतलब है कि वो एक इक्वेशन नहीं है, उसके अंदर इन्फिनाइट मेनी कर्व है, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर कर्व चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एडिशनल कंडीशन है वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी सम्स करिए। हाँ बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप एस प्लस लैम्डा एस डैश लिखो या एस डैश प्लस लैम्डा एस लिखो, उससे फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा, बट लैम्डा की वैल्यू अलग लगाएगी। ठीक है, जब कोई बच्चा अगर एस प्लस लैम्डा एस डैश लिखेगा तो उसकी लैम्डा की वैल्यू मान लो आ गई 1/3, तो जो एस डैश प्लस लैम्डा एस लिखेगा उसकी आ जाएगी 3, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो बट फाइनली जो आंसर लैम्डा की वैल्यू के लिए जो एडिशनल कंडीशन पुट करके और वो उसमें से इंडिविजुअल मेंबर कोई निकालेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैमिली ऑफ कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी को भी आप एस मान सकते हो और किसी को भी एस डैश मान सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन का जल्दी से क्विक आंसर करो, क्विक। अब ये क्वेश्चन इतना ऑर्डिनरी है, इतना सिंपल है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेट अवे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा एक लाइन है y इक्वल टू x, एक लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो y की वैल्यू x डाल दो यहाँ से, तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो 1,1 ये क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L10 एंड L20। एग्रीड? किस लाइन को मैं L10 बोल रहा हूँ, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 को, और L2 किसको बोल रहा हूँ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को। अब 1 1 और 2,1 से पास करने वाली 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं आप? आई होप यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो स्ट्रेट अवे हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं जो हमारी डिजायर्ड लाइन है, क्या है, द लाइन विच पासेस थ्रू 1,1 एंड 2,1, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 1 लाइन है, इट इज द लाइन y इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट है, दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम, तो ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन कैसा था, y इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्लियर दिख रही है कि 2,1 है तो y कोऑर्डिनेट 1 होगा। या आप बोलो कि इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0, स्लोप 0 आ गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से जाओ तो क्या लिखोगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस 1 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 1। बट इसी बात को दूसरे तरीके से करते तो हम क्या लिखते, हम बोलते हैं कि इस पॉइंट से पास करने वाली एक y इक्वल टू x लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली कितनी लाइंस हैं, इनफिनाइट, वो सारी लाइंस का फैमिली ऑफ लाइन थ्रू x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x माइनस वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हर एक उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि ये 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करके देखो तो 1,1 पर ये भी 0 है और 1,1 पर ये भी 0 है। ठीक है, तो अब हमें इसमें से कौन सी चाहिए, हमें वो इनफिनाइट मेनी लाइन में से वो वाली लाइन चाहिए जो 2,1 से पास कर रही है, तो ये 2,1 इसमें सेटिस्फाई कर दो, x को 2 और y को 1, तो 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ, इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस हाफ, लैम्डा की जगह पर माइनस हाफ कर दोगे यहाँ पर, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स x माइनस वाई माइनस 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से देखो ये 2x और ये -2x कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ -2y प्लस वाई, तो -y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब कोई बच्चा अगर मान लो लैम्डा यहाँ लिखने के बजाय वो ऐसे लिख दे कि लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 0, तो उसका आंसर भी यही आएगा। 2,1 पुट करोगे तो लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा, 0, नो 1। इसमें जब 2 1 पुट करोगे तो लैम्डा इंटू 1, 2 माइनस 1 हो गया, और प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1। हमने लैम्डा को क्या पुट किया था, माइनस हाफ पुट किया था ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, ये -1 ही आएगा यहाँ पर भी। तो फाइनल आंसर भी वही आ रहा, देखो -1 या -1 था, है ना, -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या है इसका, लैम्डा इज इक्वल टू -2। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बस लैम्डा की वैल्यू इसमें -2 पुट करोगे तो वही आंसर यहाँ भी आएगा। तो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप S1 और S2 को इंटरचेंज करके ले रहे हो, तो फाइनल आंसर वही आएगा। लैम्डा की वैल्यू में फर्क पड़ सकता है। क्विक। यूनियन ऑफ लोकस में हम क्या करते हैं, याद है ना, RHS को 0 करके प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करते हैं। तो यूनियन का इक्वेशन फर्स्ट का आंसर तो स्ट्रेट अवे है, तो इट इज x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन पे जाइए। हाँ जी, व्हेन यू हैव एक्स वाई स्क्वायर, तो x कॉमन लिया प्लस एक्स क्यूब 0, तो x को कॉमन लेते ही आपको मिला वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो लोकस जो आपको मिल रहा है, एक तो है x इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 तो आपको पता ही है क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये है 0,0। इट रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, y एक्सिस के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं इससे। व्हाट अबाउट b पार्ट, व्हाट डज b पार्ट रिप्रेजेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टर हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से हमारे पास आया कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इज यूनियन ऑफ, yes, union of two lines and one circle, two lines and one circle। दो लाइंस कौन कौन सी हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एंड अ सर्कल, सर्कल कौन सा है, यूनिट सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। गो अहेड विद थर्ड वन। थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन and area of the polygon obtained by taking these point as vertices।
अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन में कुछ क्लू मिला, क्या बताओ? ग्रेट ग्रेट। फैक्ट किसको फैक्टराइज किया? राइट हैंड साइड को फैक्टराइज किया और फिर लेफ्ट ले गए। ठीक है, फैक्टराइज मतलब ये स्क्वायर कंप्लीट कर दिया होगा, है ना? ग्रेट ग्रेट। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को समझ में आया ना सबको क्या हो रहा है? कि लेफ्ट हैंड साइड तो देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है ना? तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, रूट तो नेगेटिव होगा नहीं। प्लस दूसरा वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही है। और राइट साइड का एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिख रहा है ना? तो सब इसको भी अगर हम लेफ्ट में ले जाएं तो लेफ्ट में क्या सिचुएशन हो जाएगी बोलो? ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये यहाँ प्लस करके इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब आप जरा ऑब्जर्व करो, आफ्टर दिस एक्सरसाइज आपको क्या दिख रहा है? कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीन पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तीन नॉन नेगेटिव नंबर्स का समेशन 0 कब होता है? जब तीनों जीरो हो, मतलब ये तीनों लोकस का इंटरसेक्शन कॉमन। तो आपने बोला कि पहला 0 मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0 होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 मतलब इक्वल टू 45 होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी क्या होना चाहिए? 0। तो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री लोकाई। इसमें क्या आया वैसे? ये है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, और ये लास्ट वाले में क्या है? x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो पहले इन दोनों से क्या आया ये देख लेते हैं। तो इन दोनों से आया कि x की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस 3 डालूं, तो x की वैल्यू 3 डालूं तो y क्या आएगा? x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस 6। तो मतलब हमें पॉइंट क्या मिल रहे हैं? पॉइंट लिखते जाए, 3,6 एंड 3,-6। और x की वैल्यू -3 डालेंगे तो आएगा -3,6 एंड -3,-6। ये 4 पॉइंट है। अब ये चारों पॉइंट इन दोनों लोकस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हमें तीसरे को भी सेटिस्फाई करना है। तो एक बार चेक कर लो तीसरे को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि 3 या -3 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, 36 एंड 9 मेक्स 45। तो हमेशा कर रहे हैं, तो ये चारों को सेटिस्फाई करने वाले ये 4 पॉइंट आ गए। अब ये 4 पॉइंट एक्चुअली एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया भी बताने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, आसानी से आ जाएगा, आ जाएगा ना? ऐसा रेक्टेंगल सोचो, तो ये है 3,6 और ये है 3,-6 और ये -3,6 और -3,-6। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड कितनी हो गई? 12, और ये वाली साइड कितनी हो गई? 6। तो एरिया कितनी हो गई? एरिया इज इक्वल टू 12 इंटू 6, दैट इज 72 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, क्लियर है? तो आगे बढ़िए, इस पर थोड़े और एप्लीकेशन जल्दी से करिए। अब अगला जो 3 क्वेश्चन मैं दूंगा टेस्ट कंडीशन में करना, मतलब टाइम आउट करके करना है, ठीक है? बिल्कुल एकदम तैयार रहो, जितना टाइम मैं दूंगा उसी में आंसर करना है। मान लो टेस्ट हो रहा है, ये 3 क्वेश्चन है टेस्ट कंडीशन में, जल्दी आंसर करिए। तीनों क्वेश्चन के लिए टाइम आपके पास में है 6 मिनट। अगर आप चाहेंगे तो 3 मिनट में आंसर आ जाएगा।
फोर्थ का आंसर किसका इसका आ गया? क्या आया? वेरी करेक्ट। मुझे अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? और फिर देखो कि आप भी ऐसे सोचे थे कि आपने कुछ और सोचा। मैं तो सीधे बोलूंगा ये दोनों को ऐड करो तो x की वैल्यू 4 आती है, x की वैल्यू 4 तो y -1 आता है। मतलब एक पॉइंट मिल गया 4, -1 और एक है 0, तो स्लोप ऑफ लाइन क्लियर आ गई क्या? -1/4। क्लियर है? ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होता है y/x, उस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट xy है तो। अच्छा, स्लोप आ गया तो y = mx, क्योंकि ओरिजिन से पास करने वाली लाइन क्या होती है? y = mx, तो y = -1/4x। तो ऑब्वियसली वही आंसर है ना, x + 4y = 0। हालांकि अगर मैं ऐसे लिखता तो भी वही आंसर आता, x + y - 3 + लैम्डा टाइम्स x - y - 5 = 0 और 0 0 सेटिस्फाई कर दो तो आएगा -3 - 5 लैम्डा = 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3/5। और इसमें जब पुट करेंगे तो आंसर 5 टाइम्स x + y - 3 - 3 टाइम्स x - y - 5 = 0। आंसर यहां से भी वही आ जाएगा, है ना? लेकिन मुझे तो ये पहले वाला सोचने का तरीका ज्यादा आसान लग रहा है इस सिचुएशन में, है कि नहीं? नेक्स्ट, बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड पासिंग थ्रू 2,3। बिल्कुल वैसा ही है। क्या आया आंसर बता दो। 2x - y + 3 + लैम्डा टाइम्स x - y - 2 = 0 if pass through 2,3। तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे को मिलेगा 4 - 3 + 3 + लैम्डा टाइम्स 2 - 3 - 2 = 0। तो यहां से ऑब्वियसली 4 - 4 लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1। बोलो। और लैम्डा = 1 पुट करेंगे तो आएगा 2x - y + 3 + x - y - 2 = 0। तो आ रहा है 3x। हाँ, तो वहाँ पे -3 लैम्डा है, आपने वहाँ पे -4 लैम्डा लिख दिया। अच्छा एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। अच्छा -3 लैम्डा था जी, -3 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू आई 4/3, है ना? यस सर। लैम्डा = 4/3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैम्डा 4/3 से आ गया 3 टाइम्स 2x - y + 3 एंड +4 टाइम्स x - y - 2 = 0। तो ऑब्वियसली आ गया तुम्हारा 6x - 4x is 2x, rather 7x। एक सेकंड, 6x + 4x 10x -3y - 4y - 7y and 9 - 8 is 1 = 0। यही है था? यस सर। ठीक है, 6th क्वेश्चन। हो गया सर। अब देखो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रेंथ है ना, इंपॉर्टेंस है, ये 6th क्वेश्चन में समझ में आती है कि एक सर्कल और एक लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। सर्कल जब लाइन को कट करेगा तो या तो टच करेगा या तो इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 पॉइंट पे करेगा। तो वो दोनों पॉइंट से पास करने वाले एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है, दैट आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। तो पहले तो मैं सिचुएशन दिखा दूं कि पहले तो आप ब्लाइंडली आपने किया तो आपने क्या लिखा होगा? लोकस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल passing through intersection of
circle x square plus y square minus 9 equal to 0 and line x plus y minus 1 equal to 0. RHS दोनों का क्या कर देंगे 0. RHS को 0 करके और फिर हम s प्लस लैम्डा s डैश 0 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना. तो यहाँ पर इसको हम s बोल रहे हैं और लाइन वाले को l बोल रहे हैं मान लो, तो हमारा लोकस होगा s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0. बात समझ में आ रही कि नहीं. अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. मेरा समीशन ये है कि क्या ये सिंगल सर्कल है. नो, इट डजंट रिप्रेजेंट अ यूनिक सिंगल सर्कल, क्योंकि इसमें लैम्डा वेरिएबल है. तो लैम्डा की वैल्यू आप कुछ दोगे तो एक सर्कल आएगा, लैम्डा की दूसरी वैल्यू के लिए ऐसे लैम्डा की इनफिनाइट वैल्यू के लिए इनफिनाइट सर्कल है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल. फैमिली ऑफ सर्कल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं. कौन से दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं. जहां नहीं ओरिजिन से कहां से पास कर रहे हैं यार, सारे थोड़ी ओरिजिन से पास कर रहे हैं. हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल. सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब 3 रेडियस का 0 0 सेंटर का सर्कल है. और हमारी लाइन क्या है, ऐसे लाइन है, समझ रहे हो ना. तो ये लाइन इस सर्कल को दो जगह कट कर रही है, उन्हीं दोनों पॉइंट से ये सारे के सारे सर्कल पास कर रहे हैं, इन दो पॉइंट से पास कर रहे हैं. तो कितने सर्कल होंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे होंगे, इनफिनाइट सर्कल होंगे. दो पॉइंट से इनफिनाइट मेनी सर्कल हो सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा काफी बड़ा सा है ना. इसी तरह से एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सर्कल भी हो सकता है कि नहीं. और इन्हीं में से एक सर्कल ऐसा भी हो बोल रहे हैं. हमें कौन सा चाहिए, हमें इन दोनों से पास करने वाला वो सर्कल चाहिए जो 0,0 से भी पास कर रहा हो, ऐसा वाला. ऐसा एक सर्कल होगा, वो वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए. तो वो सर्कल का इक्वेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ये इक्वेशन तो सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो सारे जो यहां से और यहां से पास कर रहे हैं, तो हमें इनमें से वो वाला ढूंढ लो जो ओरिजिन से पास कर रहा है. तो लिख दो इफ पासेस थ्रू, बोलो यस, इफ पासेस थ्रू ओरिजिन, जो मेंबर ओरिजिन से पास करेगा इस फैमिली का, वो 0 0 सेटिस्फाई करेगा. तो 0 प्लस 0 माइनस 9 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की वैल्यू आई -9. लैम्डा -9 को इसमें पुट कर दो तो हमें डिजायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 0. ऑब्वियसली ये 0 0 से पास कर रहा है. ठीक है. अब अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट करते हो तो दूसरा तरीका काफी टीडियस है. उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें सबसे पहले ये y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 माइनस x, और वो इसमें पुट करना पड़ेगा, तब जा करके एक क्वाड्रेटिक बनेगा. उससे सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आएगी, फिर वो x की वैल्यू वापस इस लाइन में डालेंगे तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी. उससे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा कॉमा डेल्टा. और 2 पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है, 0,0. तो 3 पॉइंट से सर्कल लिखने मैंने बताया था ना, 3 पॉइंट से सर्कल कैसे लिखते हैं. तो चाहे जनरल इक्वेशन आप सर्कल लिख करके तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करके जीएफसी निकाल लो. हाँ, और या सर्कम सेंटर वाला मेथड से निकाल लो कि ये तीनों पॉइंट तीनों ट्राइंगल का क्या निकाल लो, सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर का 0 0 से डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से कर लो. बट समझ रहे हो ना कितना काम करना पड़ेगा, और वो सारा काम आपका बच गया कि नहीं बच गया. सो याद रखो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है. लोकस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लोकस इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, और इस पर आप खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि आधे से ज्यादा जगह पर आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने बोला ज्योमेट्री में. तो अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस. समझ लेते हैं कि कौन कौन से, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका इस्तेमाल कहां पर करना पड़ेगा. पहली बात तो यह है कि एज फार एज योर स्कूल एग्जाम इज कंसर्न, दिस कॉन्सेप्ट हैज नो रोल टू प्ले, बिकॉज स्कूल एग्जाम में जितने भी कर्व आपको पढ़ने ज्योमेट्री में वो सारे स्टैंडर्ड कर्व हैं. ठीक है. तो उसमें सेंटर वेंटर को शिफ्ट करना या ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता. बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ये कॉम्पिटिटिव पार्ट है. सिंपल सी बात, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सी बात है.
कोई आपसे बोले व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या बोलते हो? ट्रांसफॉर्म मतलब रूप बदलना, फॉर्म मतलब अपीयरेंस, ट्रांस मतलब चेंज, तो चेंजिंग अपीयरेंस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्म होना। तो कोई भी चीज ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्म हो सकती है? नहीं, वही चीज ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्म होती है जो ज्योमेट्रिकल चीज हो। ज्योमेट्रिकल एंटिटी ही ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड ज्योमेट्रिकल एंटिटी की जब बात आती है तो एवरीथिंग इज ज्योमेट्रिकल एंटिटी, इवन वी आर ज्योमेट्रिकल एंटिटीज, वी ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल, जब पार्टिकल की बात आती है तो पॉइंट की बात आती है, पॉइंट की बात आती है तो ज्योमेट्रिकल एंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एनी ज्योमेट्रिकल कर्व या फिगर या एंटाइटी when changes from one form to another form, means when undergoes through certain changes so that its coordinate or its equation gets changed, then that is called geometrical transformation. तो ऐसा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिससे पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बीच ही रिलेशन जो है उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लिख दो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन undergoing through which the coordinate of the point changes. What is geometric transformation? A geometrical operation undergoing through which the coordinate of the point get changed. और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक को बोलते हैं नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ दोनों की आपको होनी चाहिए, बट आपको केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ने मोस्टली, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस मीन? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें स्ट्रेट लाइन रिमेन स्ट्रेट, मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर कोई कर्व लीनियर है, लाइन है तो लाइन ही रहे, ये नहीं कि लाइन सर्कल बन जाए या लाइन बेंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन विल रिमेन स्ट्रेट लाइन। और अगर लाइन स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन के पहले भी वो लाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो अगर स्ट्रेट लाइन रहेगी, भले उसका इक्वेशन चेंज हो गया लेकिन लाइन लाइन ही रहे, तो हर एक कर्व अपने नेचर को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर लाइन लाइन रहेगी तो सर्कल भी सर्कल रहेगा, पैराबोला भी पैराबोला रहेगा। तो एवरी कर्व अंडरगोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल प्रोटेक्ट इट्स क्वालिटी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिमेन्स सेम, ये एडिशनल कंडीशन है, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख दो। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस फ्रेम डज नॉट चेंज and the new coordinates obtained are linear function of old coordinate. मतलब ये बोला गया कि अगर सबसे पहला पॉइंट कंडीशन क्या बोला गया? ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस डजंट चेंज। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक पॉइंट था x, y और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये पॉइंट का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया x डैश y डैश, और ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान लो किया t। तो इफ अंडरगोइंग थ्रू द said transformation the point xy becomes x dash y dash, then x dash is what and y dash is what? अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर द लीनियर फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। मतलब x डैश क्या होगा? कुछ कांस्टेंट टाइम्स x प्लस कांस्टेंट टाइम्स y, ऐसा। और y डैश क्या होगा? ये भी कांस्टेंट टाइम्स x प्लस कांस्टेंट टाइम्स y। तो अगर न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट के लीनियर फंक्शन है, लीनियर आउटपुट है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
और किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर x के जगह पर ax प्लस by लिख दो और y की जगह पर भी cx प्लस dy लिख दो, तो वो इक्वेशन अगर लीनियर है तो लीनियर ही आएगा और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक रहेगा। तो उसमें हमारा कर्व का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पॉइंट है x, y और उसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ओरिजिन। What will happen if you reflect a point in origin? मान लो पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, y ओरिजिनली, और जब आप ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है y और ये वाली डिस्टेंस कितनी है x। ओरिजिन में जब इसका इमेज लेंगे तो ये पॉइंट कहाँ नजर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी जैसा डायग्राम है उसके हिसाब से कहाँ चल जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कैन यू टेल मी? हाँ, क्योंकि अगर ये x है तो ये हो गया -x, अगर ये y है तो ये हो गया -y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया -x, -y। अगर मैं न्यू कोऑर्डिनेट को x डैश y डैश बोल दूं तो क्या कनेक्शन आया भाई? क्या रिलेशन आया? अगर इसको मैं x डैश बोल दूं और इसको y डैश, व्हाट इज x डैश? x डैश इज इक्वल टू -x, -x को -x प्लस 0 इंटू y लिख सकता हूं, और y डैश को क्या लिख सकता हूं? 0 इंटू x माइनस y। बोलो हाँ या ना? तो क्या आपको दिख रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? यस, क्योंकि न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट के क्या है? लीनियर रिलेशन में, तो इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट इन ओरिजिन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट इन x एक्सिस, रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट इन y एक्सिस, रोटेटिंग अ पॉइंट अबाउट ओरिजिन, ये सब क्या है? ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो याद रहेगा ना? व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? A transformation in which the origin of the frame of reference does not change and the new coordinate obtained are linear function of the old xy coordinate of the point. That's it. और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? जो लीनियर नहीं है वही क्या है? बस इतना ही समझो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। तो लिख दो, एक पॉइंट और यहां लिख दो, इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द स्ट्रेट लाइन रिमेन्स straight. In linear transformation, straight line remains straight. Non-linear transformation क्या है? In such transformation, the straight line does not remain straight. ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। The remaining transformations are called non-linear transformation. ये जो यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन लिखी हुई बेटा, इसको आप ऊपर वाले में रख देना। ये जो है ना, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है यहां तक। जैसे अगर कोई पॉइंट ऐसा हो कि x, y अंडरगोज थ्रू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x माइनस y, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? It will be a non-linear transformation. Non-linear transformation. अब हम कुछ, बिकॉज हमने बोला कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ना है, तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फटाफट एग्जांपल्स लेते हैं। तो आप लिखेंगे, एक एक पॉइंट करके देखते जाइए, बताते जाइए मुझको। पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होंगे करके बताओ। अगर किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हो तो व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स? तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। आपने फटाफट क्या ले लेना है? एक पॉइंट ले लेना और उसी को x एक्सिस में इमेज कर देना है। तो जब आप x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो अगर उस पॉइंट का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है xy, तो फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
हाँ x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि इफ xy कन्वर्ट्स टू undergoes through t1 transformation, it becomes x dash y dash. So what is x dash? X dash is equal to x and y dash is equal to minus y. तो इसको लिख दो आप 1 into x plus 0 into y, और इसको लिख सकते हो 0 into x plus minus 1 into y. ऐसे ही रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, एक t2 ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन y एक्सिस, क्या होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो देखो यहीं पर करके देख लो, हाँ तो y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस x कॉमा y हो जाएगा, इजंट इट? तो x कॉमा y विल कन्वर्ट टू माइनस x कॉमा y। और अगर आप ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, ये तो था t1 करने पर ये आया और t2 करने पर ये आ गया, है ना? अगर दोनों कर दिया जाए, हाँ, तो जब दो ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ कंपोज करते हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो अगर कोई ऐसा बोले कि t1o t2, t1o t2, जैसे FOGX था ना, ऐसा, या इसी को t2o t1 भी बोल सकते हैं, ऐसा करने पर क्या होगा? हाँ जी, तो सबसे पहले क्या होगा, जब t1 ट्रांसफॉर्मेशन मान लो अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, t1 मतलब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, तो क्या आ गया? x कॉमा माइनस वाई हो गया। और इसके बाद जब इस पर आपने t2 ऑपरेट किया तब क्या हो जाएगा? तो x का माइनस x हो जाएगा और माइनस वाई वही रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस x कॉमा माइनस वाई। समझ आ रही बात की नहीं? मतलब पहले यहां से इधर चले गए आप और फिर यहां से इधर चले गए, तो क्या हो गया फाइनली? ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड t1 और t2 का कंबाइंड एप्लीकेशन। किस ऑर्डर में? किसी भी ऑर्डर में। पहले आप x में रिफ्लेक्ट करके फिर y में रिफ्लेक्ट करो, या पहले ही y में रिफ्लेक्ट करके फिर x में रिफ्लेक्ट करो, आपको वही चीज मिलेगी फाइनली। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन लिख दो, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन is composite transformation, composition of transformation t1 and t2. You call it t1o t2 or t2o t1। o मतलब off, तो t1o t2 of x comma y करो, you will get same as t2o t1 of x comma y, and that will become minus x comma minus y। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, एक पॉइंट है 3,5, है ना? पहले उसको क्या किया? y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, फिर क्या किया? फिर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया और फिर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया, क्या बनेगा जल्दी बोलो? हाँ, तो पहले y में रिफ्लेक्ट किया तो आ गया -3,5, फिर x में रिफ्लेक्ट किया तो आ गया -3,-5, और फिर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दिया तो आ गया वापस वहीं चले। होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ फिर से ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ, तो यू गेट बैक टू द सेम ओरिजिनल पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये बात भी क्लियर है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन भी समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, रिफ्लेक्शन से ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगे ना, वो ऑर्डर इनवेरिएंट होते हैं। पहले आप A करो, फिर B करो, फिर C करो, या
BAC करो या BCA करो, यू विल गेट बैक टू द फाइनल डेस्टिनेशन, वही मिलेगा हमेशा। चलिए जी, अगला पॉइंट भी, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द लाइन y इक्वल टू x। अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। अगर किसी पॉइंट को y इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये प्रूफ करना ना आपको, यही चीज आपको प्रूफ करनी है कि व्हाट विल हैपन इफ यू रिफ्लेक्ट अ पॉइंट इन y इक्वल टू x लाइन। ये y इक्वल टू x लाइन है और हमने पॉइंट ले लिया, सपोज करो कोई भी एक पॉइंट ले लो, अल्फा कॉमा बीटा। और जब आप इस पॉइंट को, अल्फा कॉमा बीटा का मतलब तो समझ रहे हैं आप, इस पॉइंट को जब आप इमेज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे किसमें, y इक्वल टू x लाइन में, तो जो पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट हम जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि ये न्यू कोऑर्डिनेट मान लो है x डैश y डैश। तो हमारे पास में दो तरीके हैं न्यू कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के। पहले तो आप मुझे बताओ, डू यू हैव सम आइडिया हाउ टू गेट द न्यू कोऑर्डिनेट। ये लाइन है y इक्वल टू x, हाँ बोलो। अच्छा, मतलब है कि हम x दोनों पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दें, कि जैसे अगर ऐसे कर दिया तो ये हो गया y डैश, और ऐसे ड्रॉ कर दिया ये, है ना। तो ये वाली लाइन क्या आ रही पहले बताओ, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, x इक्वल टू x डैश, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या कांस्टेंट होता है, y। तो ये लाइन का इक्वेशन, जैसे इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू x डैश, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, y इक्वल टू बीटा। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा, y कोऑर्डिनेट तो बीटा हो गया, और x कोऑर्डिनेट अल्फा, तो x डैश बीटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। बट ये वाला पॉइंट, ये लाइन जो है y इक्वल टू x जो है, वो तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होते हैं, तो x डैश की वैल्यू क्या आ गई, बीटा, x डैश बीटा आ गया, x डैश की वैल्यू बीटा आ गई। तो आगे y डैश भी तो निकालना है, तो y डैश कैसे आएगा, नहीं बताओगे। y डैश के लिए यहां से कर दें, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y, ये लाइन कौन सी हुई, y इक्वल टू y डैश, और y इक्वल टू y डैश ये लाइन हुई, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, हाँ जी इधर से भी कर दो ना, ऐसे ये वाले लाइन ऐसे कर लो, ऐसे, ओके। तो ये आ गया अल्फा कॉमा वाई डैश, बट ये पॉइंट y इक्वल टू x पर है, तो y डैश क्या हो गया, अल्फा। इसका मतलब है कि अगर ये ए पी पॉइंट था, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट को अगर मैं q बोलता हूं, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q, x डैश y डैश, x डैश वाज बीटा एंड y डैश वाज अल्फा। इज इट क्लियर। तो अल्फा बीटा का क्या हो गया, बीटा अल्फा। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लो, अगर ये तरीके में आपको किसी को कोई तकलीफ हो रही तो दूसरा तरीका और आसान है। आसान कैसे है, ये जो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, अगर ये रिफ्लेक्शन है और ये मान लो बीच में M है, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये मिड पॉइंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो P Q का मिड पॉइंट किस पे लाई करना चाहिए, y इक्वल टू x पर। तो P और Q का मिड पॉइंट निकालो तो क्या आएगा, अल्फा प्लस x डैश बाई 2 कॉमा बीटा प्लस y डैश बाई 2, और ये चीज होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए कि नहीं। तो इट लाइज ऑन y इक्वल टू x लाइन, देयरफॉर दिस हैज टू बी इक्वल। तो यहां से एक रिलेशन तो आ गया, क्या, अल्फा प्लस x डैश इज इक्वल टू बीटा प्लस y डैश। एक और रिलेशन, सिर्फ ये थोड़ी है कि PQ का मिड पॉइंट M है, इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है कि ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब
PQ लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो PQ का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ PQ बोलो बीटा माइनस वाई डैश अपॉन अल्फा माइनस एक्स डैश, और ये कितना आना चाहिए, क्योंकि y को x का स्लोप क्या होता है 1, तो इसका स्लोप क्या होगा -1। यहां से एक और रिलेशन आ गया, क्या आया बोलो, बीटा माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस अल्फा, तो यहां से एक्स डैश प्लस वाई डैश आ गया, क्या आया, एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यहां से आ गया एक्स डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। हेलो, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों को ऐड करो ना तो y एलिमिनेट हो गया, 2x डैश इक्वल टू 2 बीटा, तो x डैश इक्वल टू बीटा आ गया, x डैश की वैल्यू बीटा आ गई तो y डैश क्या आ जाएगा, अल्फा। तो आप चाहे जैसे सोचो, अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया कि जब किसी पॉइंट को y इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। 1,2 का क्या हो जाएगा 2,1, 3,4 का क्या हो जाएगा, और 1,-1 का क्या हो जाएगा, और 1,1 का क्या रहेगा 1,1। तो सिर्फ कौन से पॉइंट हैं जो y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करने पर नहीं चेंज होंगे, जो पॉइंट y इक्वल टू x लाइन पर ही लाई करते हैं वो नहीं चेंज होंगे, जो मिरर पर ही लाई करेगा उसका इमेज तो खुद ही रहेगा, इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। सबको क्लियर है? तो क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है? कैसे आपने बोला कि ये लीनियर है? क्योंकि x डैश इज इक्वल टू y है ना, मतलब इट इज 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और y डैश क्या है, y डैश आ गया 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, इसलिए लीनियर है। हाँ कुछ बोले, हाँ वो रह गया, कोई बात नहीं है, उसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन पहले बताओ लीनियर है ना, आप अपनी तरफ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ ठीक है जी, तो दिस इज ओके, इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हो गया, इसकी बात भी खत्म करते हैं। रोटेशन ऑफ पॉइंट अबाउट ओरिजिन, अगर किसी पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट स्टीयर कर दो, ऐसे घुमा दो, मतलब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस नहीं चेंज करनी है, कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन फिक्स्ड, यू रोटेट इट बाय एन एंगल थीटा, तो न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको बताना है, क्विक जल्दी करो। इफ अ पॉइंट x, y is rotated about origin by an angle theta in anti-clockwise sense, then the coordinate of new point be x dash y dash. How do you get x dash y dash in terms of xy? अगर किसी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे समझना कि ओरिजिनली मान लो पॉइंट हमारा ऐसा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया था ओरिजिनली, p है मान लो x, y, और इसको हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, कितना, थीटा एंगल से, किधर, तो बोल रहे थीटा एंगल है तो थीटा मतलब पॉजिटिव थीटा, तो पॉजिटिव थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर माइनस थीटा बोलेंगे तो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया हमने, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश वाई डैश, और ये एंगल थीटा है, तो व्हाट विल बी दी एक्स रिलेशन, एक्स डैश वाई डैश को एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, अरे बाप रे इतना खतरनाक, अभी सर आते ये हैं। हाँ सर्कल की इक्वेशन पे रहेगा।
हाँ जी बिल्कुल सर्कल पे रहेगा, इसमें तो मैंने कोई भी डाउट नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए कि सर्कल पे नहीं होगा। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें आइडियाज नहीं चाहिए, विचार नहीं चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। हाँ क्या बोले थे सात्विक, तुमने कुछ बोला था? अच्छा ऐसे मजे लेने के लिए कुछ बोल दिया था। एनीवे देखो दो बातें हैं, ये जो डिस्टेंस है ओपी, यही वही डिस्टेंस है ओक्यू। ओपी डिस्टेंस कुछ तो होगी, मान लो ये डिस्टेंस आर है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है आर, और ये डिस्टेंस जो है ये भी आर ही होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा मान लो ये एंगल अल्फा है, क्यों मैं एंगल अल्फा मान रहा हूं, क्योंकि आई कैन एक्सप्रेस एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा, इजंट इट? कर सकते कि नहीं? क्या? वेरी करेक्ट, वाई हो जाएगा तुम्हारा आर साइन अल्फा और एक्स हो जाएगा आर कॉस अल्फा। क्लियर है सबको? चलो जी अच्छी बात है। तो एक तो हमने एज पर द डायग्राम, सारा डिस्कशन एज पर डायग्राम में, तो फिगर पहले बना देना। एज पर फिगर एंगल POX is equal to alpha and angle QOX is equal to theta plus alpha, है ना? And OP is equal to OQ is equal to R. Agreed है यहां तक कि नहीं? अच्छा if I ask what is X dash, यहां से हमारा एक तो आ गया, हमारा X की वैल्यू क्या आ गई R cos अल्फा, और Y क्या गया R sin अल्फा। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्स डैश और वाई डैश। सो एक्स डैश क्या होगा? ऑब्वियसली अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो एक्स डैश मतलब ये हो गया है ना, और वाई डैश मतलब ये हो गया। तो ये वाले राइट ट्रायंगल में देखो, कौन से राइट ट्रायंगल में? OQN। तो क्या दिख रहा है आपको? एक्स डैश इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और वाई डैश क्या हो गया? आर टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? थर्ड एंड फोर्थ तक सबको क्लियर है ना? अब cos A प्लस बी का फार्मूला तो आप में से हर एक को नहीं आता होगा, बताऊं? अच्छा सबको आता है? श्योर? हाथ लगा दो फिर, लगा दो, जल्दी से लगा दो। एक्स डैश क्या आया? आर टाइम्स कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, और वाई डैश क्या आ गया? आर टाइम्स साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। ये r मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? x। तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा? x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा आया। कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वाई, तो लीनियरली चेंज हो रहा है ना, देखो थीटा कांस्टेंट होगा। अब भाई ये कोई फिक्स्ड एंगल से रोटेट कर रहे हैं, थीटा फिक्स है तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू फिक्स्ड है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट का लीनियर रिलेशन है न्यू कोऑर्डिनेट के साथ में। ऐसे ही ये क्या है बोलो? आर कॉस अल्फा इज एक्स एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आ गया ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड इन टर्म्स ऑफ, नहीं जी, न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, नए पुराने के फॉर्म में, न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड। x dash is equal to x cos theta minus y sin theta, and y dash is equal to x sin theta minus plus y cos theta। अब इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं आपको, है ना? वो तरीके को दिमाग में सेट कर लेना आपको, उससे आपका काफी फायदा होगा क्वेश्चंस करते समय, क्योंकि हर बार ये डेरिवेशन थोड़ी करने जाएंगे हम लोग।
तो दैट तरीका इज कॉल्ड ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड. और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आपको पहले से ही पता है. नहीं नहीं, नई जनरेशन वाले बच्चे बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ओल्ड इज गोल्ड कैसे होगा, न्यू इज गोल्ड, है ना. तो ओल्ड इज गोल्ड से आपको याद रखना है गोल्ड एंड ओल्ड का रिलेशन ये है कि अगर आप मेटलर्जिकल प्रोसेस के हिसाब से सोचो तो गोल्ड मेटल जो है, मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से मत सोचना, आम इंसान के टर्म्स में सोचना कि अगर आपको मान लो कि 1000 रुपीज दिया जाए, बोला कि 1000 रुपीज में गोल्ड लेकर के आओ और स्टील खरीद के लाओ, तो कौन ज्यादा भारी होगा, स्टील ज्यादा भारी होगा. तो इसको लाइट एंड हैवी मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, तो लाइटर मतलब ऊपर और हैवियर मतलब नीचे. तो जो ओल्ड है वो गोल्ड है और जो न्यू है वो आयरन है. तो न्यू कोऑर्डिनेट को आपको डाउनवर्ड अरेंज करना है, हैवी हैवी है तो डाउनवर्ड अरेंज करना है. तो यहां पर मैंने लिख दिया न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश और वाई डैश. ये न्यू कोऑर्डिनेट हो गए वर्टिकली डाउनवर्ड. और ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, गोल्ड अपवर्ड. ऐसे अरेंज कर दो. तो एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने. अब इस मैट्रिक्स में 4 विंडो है. 4 विंडो मतलब 4 जगह से आप देख सकते हो. 2 विंडो तो न्यू वाली है और 2 विंडो ओल्ड वाली है. आप सोच रहे हैं कौन से विंडो की बात करी जा रही है. यहाँ इधर से देखो या इधर से देखो तो एक्स डैश और वाई डैश दिखेगा, और इधर से देखो और इधर से देखो तो एक्स और वाई दिखेगा. अब अगर मैं चाहता हूं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में न्यू कोऑर्डिनेट लिखना, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो जो आपने कैलकुलेट किया उसी को ध्यान से देखो. एक्स डैश को क्या लिखा आपने, क्या डिराइव किया है, एक्स डैश इज एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा. तो यहां लिख दो कॉस थीटा और यहां लिख दो माइनस साइन थीटा. क्या लिख दो, माइनस साइन थीटा. और वाई डैश के साथ क्या लिखो, एक्स साइन थीटा. तो यहां लिख दो साइन थीटा, यहां लिख दो कॉस थीटा. लिख दिया. अब क्या याद रखना है वो देखो, x इधर एक्स वाई लिख दिया, ओल्ड कोऑर्डिनेट ऊपर लिख दिया और न्यू वाले नीचे लिख दिए. और फिर उसके बाद यहां देखो c और यहां क्या है s, सिविल सर्विसेज. क्या याद रखना है, सिविल सर्विसेज याद रखना है. सिविल सर्विसेज का सी एस ऐसे लिख दिया, फर्स्ट कॉलम में सी एस लिख दिया, और सी फॉर कॉस एंड एस फॉर साइन. और फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो. कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है. तो ये मैट्रिक्स बन गया. ऊपर एक्स वाई लिख दो, वर्टिकली नीचे एक्स डैश वाई डैश लिख दो. फिर जो 2x2 का एक मैट्रिक्स बना उसमें एक्स के कॉलम में क्या लिख दो, सी एस सिविल सर्विसेज, फिर डिफरेंशिएट करके उसके आगे लिख दिया. अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया. अब ये मैट्रिक्स बन गया तो अब कुछ भी हम कर सकते हैं. जैसे ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू देखना, तो ओल्ड वाली विंडो से इसमें देखो, ऐसे देखो एक्स डैश क्या दिख रहा है, एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. अरे एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स डैश आ जाएगा. वाई डैश देखो, वाई डैश एक्स इंटू साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा. हो गया, वेरीफाई हो रहा है. अब इसका बेटर बेनिफिट क्या है वो देखो. अगर मान लो मेरे को दिया कि न्यू कोऑर्डिनेट दे दिया, बोलते कि एक पॉइंट है और इसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट करने के बाद में ये पॉइंट बन गया 3,4 बन गया. किसी पॉइंट को ओरिजिन में रोटेट किया बाय एंगल 60 डिग्री, वो बन गया 3,4. तो पहले उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था. तो अब न्यू कोऑर्डिनेट दे करके क्या पूछ रहे हैं, ओल्ड. तो वो भी यहीं से आ जाएगा. कैसे, तो लिख दो न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड. न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड क्या होगा, न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड में एक्स डैश, अरे सॉरी ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू. न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड तो हम कर चुके हैं ना बेटा. ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू लिखो. आप खुद लिख के बताओ, देखें लिख सकते हैं आप कि नहीं. ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू, तो x क्या आएगा बोलो, x. तो ये वाली विंडो से देखो, x डैश कॉस थीटा प्लस y डैश साइन थीटा. और ऐसे y कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स डैश साइन थीटा
प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो आप न्यू कोऑर्डिनेट को ओल्ड के टर्म्स में लिख सकते हो और ओल्ड को न्यू के टर्म्स में लिख सकते हो। ये किसके ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, समझ में आ गया। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर नए कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो पुराने निकाल सकते हैं, और पुराने कोऑर्डिनेट दिए हुए तो नए निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? एक क्वेश्चन का आंसर करो, इसको नोट कर लिया तो मैं इसको हटा दूं। वैसे इसका एक तरीका, ये वाले को फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि मान लो एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और वो बन गया क्या, एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स कॉमा वाई को हम एक्स प्लस आयटा वाई भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्ट करो तो। और एक्स प्लस आयटा वाई से रोटेट करना, उसको कितना रोटेट करना है, थीटा से, तो उसको ए की पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश प्लस आयटा वाई डैश। फिर रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लो और इमेजरी को इमेजरी से, तो अपने आप कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एप्लीकेशन इसमें किया जा सकता है, इसको रोटेशन थ्योरम बोलते हैं। तो अभी जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तो अपने आप ये चीज आ जाएगी उसके अंदर में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, बिकॉज में कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक हम लोग कर चुके हैं, तो ये वाला तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए सबसे आसान ये है, क्योंकि एक बार ये क्रैम ही कर जाओ, और क्रैम करने के लिए आपको रास्ता मिल गया, ओल्ड इज गोल्ड वाले से आपके दिमाग में रहेगा, ये भूलेगा नहीं, ठीक है। ये बना के आंसर कर सकते हैं। लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए इसमें। तो ये सब डेरिवेशन वगैरह हो गया, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, ये देखो यही है ना, cos सी एस एंड डिफरेंशिएट किया, ऊपर ओल्ड और नीचे न्यू। अब एक जैसे क्वेश्चन देता हूं पहले, कुछ भी और लेने से पहले। हाँ जी, इफ द पॉइंट old a point is 3,4, okay, and it is rotated about origin by angle theta is equal to 30 डिग्री। क्या बोला मैंने, 30 डिग्री से ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया, और न्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया क्या, एक्स डैश वाई डैश। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, क्विक जल्दी से। दूसरा है कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई था और उसको ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन 60 डिग्री से रोटेट किया, और पॉइंट आगे बन गया 4,6, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये दो क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। एक में मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया और न्यू कोऑर्डिनेट पूछा, और एक में मैंने ट्रांसफॉर्म होने के बाद वाला कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछा कि कौन से कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म किया आपने। अब ये दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम ओल्ड इज गोल्ड यूज करने जा रहे हैं, तो आप फटाफट ये मैट्रिक्स बना देंगे जल्दी से ऐसे। ये आदत, प्रिंसिपली ये हैबिट डेवलप कर लो कि हमेशा आपको ऐसा मैट्रिक्स बना देना। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, ओल्ड इज 3, 4 एंड न्यू चाहिए एक्स डैश वाई डैश। थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री है ना, बोलो। तो सी कॉस 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, और यहां पर माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ। अब लिख दो, कोऑर्डिनेट लिख दो, बोलो एक्स डैश क्या है, एक्स डैश इज 3 cos 30। 3 cos 30 क्या होता है, √3/2 माइनस 4 sin 30 इज हाफ। तो ये आ गया तुम्हारा 3√3 माइनस 4/2। ऐसे y डैश लिख दो। y डैश क्या होगा बेटा, हाँ जी, y डैश के लिए ये वाले विंडो से देख लो आप फटाफट। तो आ गया 3 sin 30, तो 3/2 प्लस 4 cos 30, 4√3/2, आ जाएगा 3 + 4√3/2। बिल्कुल
एक स्मूथली आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसे दूसरे वाले पार्ट पे चले जाओ, दूसरे वाले पार्ट पे चले जाओ। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया? तो इस पार्ट में आपको दे रहे हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और न्यू गिवन है। कितने डिग्री से रोटेट हुआ? 60 प्लस 60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो cos 60 sin 60, ऐसे वर्टिकली CS है ना। cos 60 मतलब हाफ, sin 60 मतलब √3/2। यहाँ sin 60 का नेगेटिव माइनस √3/2 और हाफ। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो देखना इधर से है ना, इधर से। हाँ बोल दो क्या आया? x इज इक्वल टू 2 + 3√3, वेल डन। और y हाँ -2√3 + 3, तो 3 - 2√3। क्लियर है? सिंपल है। अब देखो अभी मैंने बताया और अभी आप फटाक से आंसर कर ले रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, यही चीज मैं 3 दिन बाद पूछूंगा तो फिर आप ऐसे ऐसे देख रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हुआ, याद नहीं आएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया। मैंने क्राइम करने का तरीका भी आपको बता दिया कि भाई अगर याद रखने का मतलब है दिमाग में रखने के लिए भी बता दिया कि ऐसे ही याद रखना। ओल्ड इज गोल्ड और थीटा CS सिविल सर्विसेज, ऐसे सिविल सर्विसेज, इधर उसका डेरिवेटिव। मैट्रिक्स बना लो, उसके बाद वहीं से क्रिएट करो, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। डन। अब देखो एक बात, कभी कभी ऐसा बोलते, अभी यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला कि एक्सिस वही है, पॉइंट यहाँ, पॉइंट को रोटेट कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने दूसरी सिचुएशन दी कि पॉइंट को वहीं रहने दो, अगर एक्सिस को ऐसे घुमा दो तब क्या होगा? तो देखो अगर मैंने एक्सिस को 30 डिग्री ऐसे घुमा दिया काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसी बात को आप ऐसे बोलो कि भाई एक्सिस वही रखो और पॉइंट को 30 डिग्री उल्टा घुमा दो, क्योंकि एक्सिस को अगर काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इससे बेटर है कि आप एक्सिस वहीं रख करके पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा दो। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस के ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आएगा जब एक्सिस को रोटेट कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? कि रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस by an angle theta if coordinate frame coordinate frame आता है एक्सिस is rotated by an angle theta in clockwise direction। clockwise ले ले या काउंटर क्लॉकवाइज ले ले? क्लॉकवाइज। क्यों? तब तो मैं नहीं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तुम बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, ठीक है, बट मैंने बोला कि हम एक्सिस को किधर घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, थीटा से। देन मान लो ओल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या था? XY, एंड इट विल डेफिनेटली चेंज, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे और इस P पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? X डैश Y डैश। इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन ऑफ एक्सिस। और किधर? ऐसे, कितना? थीटा। तो ऐसे केस में हमारा सिचुएशन देखो क्या हो रहा है। ऐसा होगा कि ओरिजिनली फ्रेम ऐसा था, पॉइंट यहां था और इसके कोऑर्डिनेट थे x, y। समझ रहे हो ना? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये कोऑर्डिनेट थे x, y। ऑब्वियस ही बात है कि ये तुम्हारा y है और ये x है।
दिस इज y एंड दिस इज x। और हमने क्या किया, हमने बोला एक्सिस को रोटेट कर दो, किधर रोटेट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज में, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो ऐसे कुछ एक्सिस, न्यू एक्सिस चेंज हो जाएगी ना ऐसे। तो अब हमारी न्यू एक्सिस कैसी नजर आएगी, यहीं के रेस्पेक्ट में देखो ऐसे आ गई, बोलो। तो y एक्सिस भी तो चेंज हो जाएगी, y एक्सिस एक्सिस x के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो y एक्सिस अब इधर आ जाएगी ऐसे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन नहीं चेंज हो रहा बेटा, कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, या बल्कि लिख दो कीपिंग ओरिजिन फिक्स, कीपिंग ओरिजिन सेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन नहीं चेंज हुआ, सिर्फ आपने स्टीयर किया, ऐसे पूरा रेफरेंस फ्रेम को ऐसे घुमा दो। जैसे मान लो ये एक रूम अगर रेफरेंस फ्रेम हो और वो कॉर्नर एक्स एक्सिस है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी रूम को इसे स्टीयर कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं ऐसे। पॉइंट नहीं, पॉइंट जहां है वहां, हम लोग मान लो पॉइंट है और मान लो हम लोग हवा में है ऐसे कहीं, तो वी विल बी स्टेशन एट आवर ओन पोजीशन, हम लोग अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, फ्रेम चेंज हो जाएगा। फ्रेम चेंज हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट किससे लेते हैं आप, एक्स और वाई एक्सिस से ही तो कोऑर्डिनेट लेते हैं। एक्सिस शिफ्ट हो गई तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे हर पॉइंट के, है ना। तो पहले कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई, अब न्यू क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश। तो इस डायग्राम पर एक्स डैश देख सकते हो, व्हाट इज एक्स डैश, ये और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस, ये एक्स डैश हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, वाई डैश। बदल गई, ये दोनों नंबर्स चेंज हो गई। तो हम बोल रहे हैं कि कैसे मिलेगा एक्स डैश वाई डैश, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स वाई। तो बोल रहे हैं कि it is same as keeping the axis fixed and rotating the point by an angle, yes, angle minus theta बोलो, या एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज सेंस। मतलब अगर मैं यही इफेक्ट, जो इफेक्ट एक्सिस को क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस को रोटेट करने से जो इफेक्ट कोऑर्डिनेट पे आएगा, बोल रहे हैं सेम कोऑर्डिनेट पर इफेक्ट आएगा अगर एक्सिस को वही रहने दो और पॉइंट को रोटेट कर दो उल्टा डायरेक्शन में। उल्टा मतलब क्या, थीटा क्लॉकवाइज। वो मैं बना के दिखा दे रहा हूं, वहां से आपको थोड़ा सा दिख भी जाएगा कि हाँ सही बात है कि गलत बात है। पॉइंट कहाँ था, पॉइंट की पोजीशन हम वहीं पहले लेते हैं, पॉइंट यहाँ कहीं था ना, ऐसे देखो एज पर डायग्राम देखो तो लगभग मैचिंग पोजीशन है। ये पॉइंट P है और ये एक्स वाई है, और हमने पॉइंट को किधर रोटेट किया, बोल रहे हैं पॉइंट को थीटा डिग्री से किधर रोटेट कर दो, ऐसे। तो यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा ऐसा, ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा। डिस्टेंस वही रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो ये कितना रोटेशन दिया हमने, थीटा, तो ये अब न्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। क्यों मैं एक्सिस को रोटेट करने के बजाय पॉइंट को रोटेट करना प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंट का रोटेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो वहां से अपने आप हम एक ही फार्मूले से दोनों काम चला लेंगे, वाई टू डेराइव अ न्यू फार्मूला। तो ये कैसे आएगा, तो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड करो जा रहा है यहाँ पर, ओल्ड इज गोल्ड करोगे तो तुम्हारा एक डेरिवेशन आ जाएगा इसके लिए। क्या आएगा जरा बताओ, ऊपर क्या रखे हैं हम लोग, ओल्ड कोऑर्डिनेट, क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई, और न्यू क्या रख दें, एक्स डैश वाई डैश। अब हम पॉइंट के रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे। पॉइंट के रोटेशन में यहां होता था C और यहां होता था S, और यहां होता था माइनस S और यहां होता था C। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। लेकिन अब थीटा हम क्या रखेंगे बोलो, हाँ थीटा क्लॉकवाइज कर रहे हैं, अब तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, तो यहाँ कॉस माइनस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो अच्छा, कॉस तो इवन फंक्शन होता है, उसको प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या चेंज आएगा मुझे बता दो,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो लिख दो, जो आएगा वो लिख दो फटाफट जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ आ रहेगा कॉस थीटा। क्या चेंज नहीं हुआ? डायगोनल नहीं चेंज हुई है, कॉस कॉस। साइन वाले ने आपस पोजीशन क्या कर ली? इंटरचेंज कर ली। तो अगर आप इसका ये वाला मैट्रिक्स को अलग से याद रखना चाहते हो, एक्सिस के रोटेशन का मैट्रिक्स अलग से याद रखना चाहते हो, ओल्ड इज गोल्ड वाला, तो भी तरीका है। फर्क सिर्फ ये होगा कि वहां पर हॉरिजॉन्टली सिविल सर्विसेज करते थे, नहीं वर्टिकली एक्स के कॉलम में, और यहां पर एक्स डैश के कॉलम में सिविल सर्विसेज करेंगे। सी एस और सी का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का कॉस। तो इसका अलग से याद रखने का भी तरीका है कि आप जो है ओल्ड इज गोल्ड वाला तरीका लिखो, बट यहां पर सी एस लिखते समय आप यहां पर लिखो कॉस थीटा सी, और यहां क्या लिखो? साइन थीटा, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो बन जाएगा। एक्सिस के रोटेशन का मैट्रिक्स सेपरेट भी बना सकते हो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि ऐसे में आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक में आप ऐसे लिख रहे हो सी एस और एक में ऐसे लिख रहे हो, तो केवल एक ही याद रखो। कौन सा याद रखोगे? जो आपको पसंद हो, ठीक है। चाहे एक्सिस रोटेशन वाला याद कर लो, चाहे पॉइंट वाला याद कर लो, और फिर पॉइंट का रोटेशन अगर मान लिया पॉइंट का आपने याद किया और एक्सिस वाला पूछ रहे हैं तो थीटा को माइनस थीटा कर देना, ठीक है। एक्सिस वाला याद किया, पॉइंट पूछ रहे हैं तो थीटा को माइनस थीटा कर देना। तो एक्सिस के लिए जो एंगल करेंगे उसी का जस्ट अपोजिट एंगल, सेंस वाइज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड वाइज सेम। अगर एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉइंट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है जी, क्लियर है? एक क्वेश्चन का आंसर करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, find the coordinate of point 4,6, find new coordinate of point, है ना, new coordinate of point 4,6 after rotating the axis by angle 30 degree in clockwise sense। अगर एक्सिस को क्लॉकवाइज घुमा दिया तो इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दैट मीन्स क्या, आप तुरंत क्या इंटरप्रेट करोगे कि ओल्ड कोऑर्डिनेट 4,6 है, और एक्सिस को तो भूल ही जाएंगे हम, सीधे बोलेंगे क्या? रोटेटिंग पॉइंट अबाउट ओरिजिन बाय कौन सा एंगल? माइनस, अरे एक्सिस को 30 डिग्री क्लॉकवाइज, हाँ 30 डिग्री बाई पाई बाई 6। यहां पर 30 डिग्री क्लॉकवाइज है बेटा ना, तो उसके लिए 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या बोलते हैं? प्लस, ठीक है। और ये बन गया हमारा क्या? एक्स डैश वाई डैश। अब इसके बाद में आप यहाँ लिख दो 4, यहाँ लिख दो 6, और यहाँ लिख दो एक्स डैश, यहाँ लिख दो वाई डैश, और एंगल हमारा क्या है? प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना। तो सी एस यहाँ कॉस पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, यहाँ कहां पर? हाँ यहाँ पर माइनस साइन पाई बाई 6, और यहाँ पर कॉस पाई बाई 6। समझ आ रही बात की नहीं? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एक्सिस को क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, बता एक्सिस का रोटेशन था -30 डिग्री, इसलिए हमने पॉइंट का रोटेशन क्या लिया? +30 डिग्री, और पॉइंट वाला ही फार्मूला लगाया हमने स्ट्रेट अवे। अब इसके बाद आंसर बोल दो, व्हाट इज एक्स डैश? हाँ 4 टाइम्स 4 cos पाई बाई 6, इनिशियली 4 cos पाई बाई 6 माइनस 6 साइन पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos पाई बाई 6 होता है √3/2, तो 2√3 माइनस 2 -3, और y डैश क्या आ गया? 4 sin पाई बाई 6,
4 into half and plus 6 root 3/2. आंसर आ गया 2 plus 3 root 3. ओके जी, तो आपको पॉइंट का रोटेशन समझ में आ गया, एक्सिस का रोटेशन भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये सारी बात समझ में आ गई. किसी पॉइंट को वाई को एक्स लाइन में रिफ्लेक्ट करने पर क्या होता है ये भी समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे. तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आंसर करिए, है ना. रिफ्लेक्ट्स अ पॉइंट इन लाइन y इक्वल टू x tan थीटा. किसी पॉइंट को y इक्वल टू x tan थीटा में रिफ्लेक्ट करने पर उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे. मतलब पॉइंट का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है x, y. अरे एक बार y, पिछला पेज कर दो, हाँ क्या करते हैं, पिछला वाला स्लाइड कर दो, थोड़ा सा नोट. चलो बिल्कुल कर देते हैं, जस्ट होल्ड ऑन. क्वेश्चन समझ में आ गया ना. y इज इक्वल टू x tan थीटा में जब पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x y है और न्यू कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है तो x डैश y डैश को x y के फॉर्म में लिखना है, x y एंड थीटा के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ये आपके लिए मान लो टेस्ट हो गया. सोचो. नहीं सर, ब्लैक वाला, ब्लैक स्लाइड में. थैंक यू सर. हो गया, थैंक यू. ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी कराया उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको. मान लो ये लाइन है y इक्वल टू x tan थीटा, y इक्वल टू mx, तो स्लोप इसकी क्या है, tan थीटा. tan थीटा स्लोप होने का मतलब है कि ओरिजिन से पास कर रही है और एंगल कितना बना रही है, थीटा. अब क्वेश्चन में क्या दिया कि क्वेश्चन में दे रहे हैं कि एक पॉइंट है, मान लो P, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अरे बोलते तो जाओ, एक्स वाई है. और इस पॉइंट को क्या किया जा रहा है, रोटेट नहीं, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है. किसके अबाउट, वाई एक्सिस के नहीं, इस लाइन के अबाउट ना, इस लाइन में इमेज किया जा रहा है. नो डाउट ऐसा करने पे रोटेट हो जाएगी, ये पॉइंट रोटेट होगा, वही तो समझना कि कैसे रोटेट होगा, है ना. तो ये हो गया. और न्यू कोऑर्डिनेट हमें चाहिए. न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश. मान लो ये न्यू पॉइंट क्यू है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश. हमें एक्स डैश वाई डैश चाहिए इसके टर्म्स में. आ जाएगा ना, ध्यान से देखो, ये ओ क्यू है और ये ओ पी है. क्या आपको लगता है ये एंगल कितना होगा, 90. तो मान लो ये पॉइंट एम है और ये तो ओरिजिन है, पता ही है आपको. तो ये और ये लेंथ इक्वल हुई ना, क्योंकि इमेज ले रहे हो ना, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस सेम होता है कि नहीं होता. ठीक है, और ये कॉमन है, तो क्या आपको लगता है ना ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओ एम क्यू एंड ओ एम पी आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे कॉन्ग्रुएंट बोला, हाँ जी, आरएचएस भी बोल सकते हो, है ना, कि ये भी, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और 90 डिग्री एंगल है ना. अच्छा, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल हो गई. इसका मतलब है कि हो कुछ नहीं रहा, ये पॉइंट P ओरिजिन के अबाउट रोटेट ही तो हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है. कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, कितने एंगल से रोटेट हो रहा है. तो अभी मुझे अगर ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल क्या है, अल्फा, मान लो ये वाला एंगल, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना एंगल हुआ, ये वाला. वेरी गुड, ये थीटा माइनस अल्फा हो गया और ये भी क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फा.
तो ये रोटेशन कितना हुआ 2 थीटा माइनस 2 अल्फा, यही हुआ ना। तो न्यू कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि नहीं? ओरिजिन के अबाउट पॉइंट को ऐसे रोटेट कर दिया तो न्यू कोऑर्डिनेट बता सकते कि नहीं? करो। एक्स आ गया, क्या आया? अजीब सा नहीं आएगा, बहुत सिस्टमेटिक सा आएगा एकदम। एक्चुअली ओल्ड इज गोल्ड लगाओगे तो एक्स डैश यस कर दें। यस नहीं करवाना था तेने यार। मेरा काम खराब कर दिया। चलो कोई नहीं, क्लास का टाइम हो गया ना। क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट वी आर डन ऑलमोस्ट डन। हाँ जी, तो हम लोग बोले कि ओल्ड इज गोल्ड ही तो लगाओगे ना, रोटेशन क्या करोगे अब? तो ओल्ड कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई है और न्यू कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा, और यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा, और यहाँ पर साइन कॉस 2 थीटा माइनस 2, यही करेंगे। और फिर वही एक्स डैश लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स टाइम्स दिस प्लस वाई टाइम्स दिस, और वाई डैश लिखना होगा तो एक्स टाइम्स दिस प्लस वाई टाइम्स दिस। तो ऐसा करके क्या आएगा वो मैं स्ट्रेट अवे दिखा दे रहा हूं, आप देख लो। एक्स डैश x cos 2 theta plus y sin 2 theta and y dash is x sin 2 theta minus y cos 2 theta, ये आएगा। अब कैसे आएगा, वही चीज आप यूज कर लो कि मान लो जैसे ये लिया और ये एंगल अल्फा था, तो x को क्या लिखा r cos अल्फा, y क्या हो गया r cos r sin अल्फा, है ना। अगर ये r डिस्टेंस है और ये अल्फा एंगल है तो r cos अल्फा r sin अल्फा ही तो होगा, ये r sin बीटा नहीं r sin अल्फा है। अब इसके बाद में आपने बोला कि ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा था और ये एंगल अल्फा है तो ये थीटा माइनस अल्फा और ये भी थीटा माइनस अल्फा है, तो टोटल कितना है, ये टोटल एंगल तो हो गया 2 थीटा माइनस 2 अल्फा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो न्यू ओ क्यू लाइन है, ओ क्यू लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कितना बनेगा, ओ क्यू का एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना बनेगा,
नहीं, ये थीटा और ये थीटा माइनस अल्फा उसी में ऐड कर दो, तो 2 थीटा माइनस अल्फा बनेगा। तो अगर मैं एक्स डैश को डायरेक्ट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस तो सेम है, तो r टाइम्स cos 2 थीटा माइनस अल्फा, और y क्या हो जाएगा, r टाइम्स, हाँ। तो अगर मैं रोटेशन, अभी मैं रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट से नहीं जा रहा हूं, मैं स्ट्रेट अवे जैसे नॉर्मली एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अगर ऐसे लिख रहा हूं तो ये आ गया r cos 2 थीटा माइनस अल्फा को ओपन करोगे cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, तो आ जाएगा r टाइम्स cos 2 थीटा cos अल्फा प्लस sin 2 थीटा sin अल्फा। और फिर इसमें देखो तो r cos अल्फा की जगह क्या डाल दो, x, और r sin अल्फा को क्या डाल दो, y, तो ये आ गया x टाइम्स cos 2 थीटा प्लस y टाइम्स sin 2 थीटा। हुआ? इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, y डैश हो जाएगा r sin 2 थीटा माइनस अल्फा, इसको sin 2 थीटा cos अल्फा प्लस माइनस cos 2 थीटा sin अल्फा कर देना, r cos अल्फा को x लिखो, r sin अल्फा को y लिखो, तो आ जाएगा x sin 2 थीटा माइनस y cos 2 थीटा। तो ये आपका न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये और ये। ठीक है, आप रोटेशन, इस वाले केस में रोटेशन ऑफ पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें cos 2 अल्फा एंड sin 2 अल्फा भी आ जाएगा। अब cos 2 अल्फा आएगा, जबकि हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट किसके टर्म में है, r cos अल्फा है, तो 2 अल्फा को cos अल्फा में लाने में आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। तो एकदम बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मैंने पहला वाला प्रूव किया था उसी तरह से इसको डायरेक्टली प्रूव कर लो। ठीक है, तो अब आप जो डिस्कशन आज हुआ है इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन को ट्राई कर जाएंगे, लेकिन मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद वो लेक्चर जो मैंने दिया था उसको फिर से एक बार देखो। कौन सा लेक्चर? जो नहीं, 19 तो हो गया, 19 देखने का जरूरत नहीं है, उसके सवाल भी मैंने सारे करा दिए। 20th लेक्चर को फिर से देखो, लेक्चर 20 को, ओके। और उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो करोगे एप्लीकेशन वाला, कि इसका जो रोटेशन ऑफ एक्सिस का या रोटेशन ऑफ पॉइंट के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्यों हम सीख रहे हैं इसको। ठीक है, तो उसमें जो भी हर टाइप के 2-2 3-3 एप्लीकेशन कराए गए हैं उसको दोबारा ट्राई करके फिर सारे सवाल हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो पॉइंट एंड कार्डियल सिस्टम एज ए टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ डाउट क्लास में इसके जो भी डाउट हैं गेम 7 के, वो सारे मैं एक बार में, जो भी आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन में डाउट है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा चैप्टर करा होगा? हाँ, क्या इसके बाद ये वाली क्लास तो नहीं चलेगी ना फिर? हाँ नहीं, इस वाली क्लास, क्या बोलो, इस क्लास के बाद क्या? मतलब पॉइंट एंड पीसीएस तो खत्म हो गया। हाँ, पीसेस खत्म हो गया, अब हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे मतलब स्ट्रेट लाइन आप जितना सीखे हो उसके आगे का चीज करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास हो रही है आपकी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाली क्लास जो होती है, इसमें हम केवल ज्योमेट्री के डाउट लेंगे या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डाउट लेंगे, और स्ट्रेट लाइन आगे, मतलब कि जैसे एक दिन डाउट के लिए रख लेंगे और 2 दिन हम लोग रेगुलर करते रहेंगे ज्योमेट्री का। जैसे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे तो पहले स्ट्रेट लाइन का एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर सर्कल का करेंगे, फिर पैराबोला करेंगे, फिर एलिप्स और हाइपरबोला करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास जो चल रही है वो चलती रहेगी एज इट इज।